हम तो चाहेंगे भी नहीं। देखिए, जब पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड में नाम पर ठप्पा लगाएगी तो टिकट मिलेगा, और टिकट देने का अधिकार पार्टी को है। और इसलिए मैंने इस भाषा में कहा कि अगर मुझे टिकट जब मिलेगा तो मैं ये करूँगा, इसलिए। लेकिन वो जो पॉलिटिशियंस को डर रहता है ना कि वोट इधर से कम ना हो जाए, वोट इधर से कम ना हो जाए, वो डर आपको नहीं है? बिल्कुल नहीं। वजह नहीं है। मैं अब आपके सामने इतना साफ नहीं बोलूंगा। अच्छा। पर अगर समझो मैं मंत्री नहीं बना या एमपी नहीं बना तो क्या मैं बाकी कुछ कर नहीं सकता? क्या यही एक है क्या? मेरा कहना यह है कि तुम काम करते रहो, जब तक तुम में क्षमता है करते रहो, जनता तुमको साथ देती रहेगी। और दूसरी बात, मैं जैसे राजनीति में हूँ, आप कभी आइए, मैं 80% मेरी एनर्जी सामाजिक कार्य में लगाता हूँ, सेवा के मैं 1800 स्कूल चलाता हूँ, एक ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ, हमारे 2200 टीचर हैं। और कहाँ चलाता हूँ तो नक्सलाइट का कैपिटल जिस एरिया में, वहाँ सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के बीच में, और वो स्कूल चलाता हूँ। तो वो 23 साल हो गए मुझे, 28,000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें। मैं महिलाओं को वेस्ट से, कतरन से गालीचे बनाने का 1200 महिलाओं को ट्रेनिंग किया। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम करता हूँ, मैं किसानों में वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूँ, अल्टरनेटिव एनर्जी में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल में काम करता हूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है। अभी मैं एग्रो विजन करता हूँ, 5 लाख किसान आते हैं। अभी हमारे यहाँ महाराष्ट्र सरकार ने मेरे कहने पर 300 करोड़ का एग्रो कन्वेंशन सेंटर दिया है। मैं क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 17 दिन 60,000 प्लेयर खेलते हैं, 36 ग्राउंड पर होते हैं। मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, 17-18 दिन 50,000 लोग रोज देखने के लिए आते हैं। तो मुझे उसमें खुशी है, लोगों को भी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब काम करने से तुम्हारा तो बढ़ती ही है क्रेडिट, लोग तुमको सपोर्ट करते ही है, पर समाज में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाता है। तो आपका फिर आइकॉन कौन है? अगर कोई कहा जाए कि आपका कोई आइकॉन, चाहे पॉलिटिक्स से हो, कहीं से भी हो, आपका आइकॉन कौन है? देखो, मेरे लाइफ में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा सबसे बड़ा आइकॉन मानता हूँ, क्योंकि वो उनके जैसा आदर्श राजा, आदर्श पिता कोई नहीं। और अभी के क्षेत्र में मैं अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस, ये दोनों के नज़दीक रहकर काम करने का मुझे मौका मिला। जॉर्ज साहब को क्यों? बहुत ईमानदार, अच्छे आदमी थे। और डिफेंस मिनिस्टर थे। एक बार मेरे घर पर आए, फिर एक बार मुंबई आए थे, तो बोला नितिन क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं मंत्री था, वो केंद्र में मंत्री थे, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, चलो मेरे साथ। मैं उनके गाड़ी में बैठा, डेंटिस्ट के वहाँ वो उन्होंने दांत के, मैं बाहर बैठा रहा। फिर हम बाजू के रेस्टोरेंट में जाके चाय नाश्ता हमने किया। इतना नम्र, शालीन, प्रखर, आक्रामक, कमिटेड टू आइडियोलॉजी, और इतना सामान्य व्यक्ति जैसा उनका आचरण था। उस समय दिल्ली में, मुंबई में टैक्सी यूनियन के वो अनभिषिक्त राजा थे, और गरीबों के लिए कटिबद्ध। और इतना उनका कि इमरजेंसी में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने कितना अन्याय सहन किया, कितने अत्याचार उनके ऊपर हुए, पर मैं उनकी प्रखरता और देखता रहा। मुझे आज भी वो एक बहुत अच्छी तरह मेरे दिल में उनका व्यक्तित्व बैठा। एक वो कहते हैं कि जैसे आपके दोस्त ऑपोजिशन में भी हैं, तो क्या ये नेगेटिव होता है पॉलिटिक्स में, ऑपोजिशन में दोस्त होना? मेरे तो सभी दोस्त हैं। उसका कुछ नुकसान होता है? देखिए, आप एक को बात बताता हूँ। अभी केरल के मुख्यमंत्री सीपीएम के, वो मेरे से बहुत कंफर्टेबल है। दिल्ली आते, काम भी नहीं होगा तो मिलते हैं, अच्छी बात करते हैं। मैं उनके घर खाना खाने गया। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि मतभेद होने चाहिए पर मनभेद नहीं होनी चाहिए। मैं आरएसएस वाला हूँ, बीजेपी वाला हूँ, कन्विक्शन वाला हूँ। मैंने अपना विचारधारा को डाइल्यूट नहीं किया है, पर मेरे पास आया हुआ आदमी जो काम बता रहा है, वो अगर कानूनी और सही है तो वो काम सबका करना चाहिए, और गलत होगा तो अपनों का नहीं करना चाहिए। ये मुझे सिखाया गया है। तो मैं सबसे कभी ये चिंता नहीं करता कि ये उसमें पॉलिटिक्स नहीं लाता, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके कारणवश सभी लोग मेरे अच्छे मित्र हैं, मीडिया के भी लोग मित्र हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी के जो एक दूसरे के साथ बात नहीं, वो भी मित्र हैं, और पार्टी के अंदर भी मेरे मित्र हैं। सभी प्रकार के लोग मित्र हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव का नेचर ही ऐसा है कि सबसे दोस्ती है। तो उसके पीछे मेरा कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है, या मुझे किसी कुछ चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मेरा नेचर ऐसा ही है कि भाई
मैं सबके साथ अच्छा हूँ। और इंडस्ट- ऐसा भी नहीं, एक आधी चीज नहीं पड़ती तो उसको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपकी बहुत तारीफ करते हैं जो जो आपसे डील करते हैं। कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी विचार बदले हों आपसे बात करने के बाद? देखो, मेरे से मिलते हुए किसी आदमी को मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। मेरे घर में एक आदमी आज ही मुझे अभी आ रहा था, बोला आपकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आपकी अरे मतलब छोड़ देना, सुबह 10 बजे विदाउट अपॉइंटमेंट आते जा मैं तेरे को मिलूंगा। अब ये भी बात सच है कि दिन भर लोगों के अपॉइंटमेंट इतनी तय होती है, तो मैं अनऑफिशियली फ़ोन पर इधर बोला ठीक है 10 बजे आ जाना, दोपहर को 2 बजे आ जाना, मैं खाना खाने आता हूँ, तब तुमको मिल लूँगा। तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार मुझे बताया था, मैं उनके साथ टूर करता था, बोले नितिन एक बात याद रखो कि तुम्हारे यहाँ तुम कितने भी बिजी हो, कितने भी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में जाते होंगे, पर तुम्हारे यहाँ जो व्यक्ति आता है उससे 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बात कर लो, उसको बिना मिले आप निकल जाओगे, ये कभी नहीं करना। मैं लेट हो जाता हूँ कभी, पर अटल जी की बात को मैं कभी भूला नहीं हूँ। मैं अभी आपको परसों का यूट्यूब पर आया है कि मेरा मिलने का दिन था, 2300 लोग मुझे मिले। मेरे कार्यालय के सामने पुलिस बंदोबस्त लगता है, लोग लाइन में खड़े होते हैं, मैं 11 बजे बैठता हूँ और 3-3:15 बजे तक मैं खाना भी नहीं खाता हूँ। सब लोगों को, आखिरी व्यक्ति दिव्यांग आते हैं, कभी अब कुली आए थे स्टेशन के, सबको खुला रहता है। अब मेरी प्रॉब्लम होगी, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए मैंने मिलना चालू किया, अब दूर दूर से आसपास के राज्यों के लोग आते हैं, वो भी अपनी समस्या बोलते हैं, तो मैं उनको कभी कभी कहता हूँ लाइट मोड में, अरे भाई मेरे पास क्यों आए इतने दूर से, नहीं आपको ही मिलना है, ठीक है बताओ। तो कभी ना कभी मैं जो बता रहा हूँ आपको, ह्यूमन रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी धनवान हो, यूर रिलेशनशिप विथ यूर सबॉर्डिनेट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, स्टारबक्स इन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब मुझे एक मित्र ने दी और मैं अक्सर लोगों को उसका उल्लेख करके बताता हूँ। तो वो एक ट्रक ड्राइवर के लड़के थे, उनकी माँ नर्स थी और उन्होंने कॉफ़ी शॉप में एक छोटी सी नौकरी शुरू की। तो वो कब्बशी वगैरह धोधा का काम करते थे और बाद में वो स्टारबक्स, आपको मालूम है आज उनकी 23,000 ब्रांचेस है वर्ल्ड में और बहुत बड़ा उनका लॉस एंजल्स में बहुत बड़ा बिल्डिंग वगैरह है। तो उन्होंने एक बात सुंदर लिखी है और वो मुझे लगता है दैट इज़ द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। उन्होंने लिखी है कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी केवल आपको ही होती होगी, देन द सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब खुशी मिलती है, सक्सेस मिलता है, तो तुमसे कई गुना ज़्यादा खुशी अगर तुम्हारे सबॉर्डिनेट, तुम्हारे सहयोगी और तुम्हारे साथ काम करने लोगों का जो लोग होते हैं उनको मिलती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द सक्सेस। तो आप अपनी टीम में डांटते नहीं किसी को? हाँ, आप अपनी टीम में किसी को नहीं डांटते? बिल्कुल डांटता हूँ, वो डांटता भी नहीं हूँ, गाली गलौज भी करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हाँ, बहुत गालियाँ खा के गए मेरे पास। मैंने एक को कहा था दरवाजा बंद करके ठोकूंगा बोले तुमको यहाँ तक हुआ। पर पहली बात तो ऐसी है कि जो आदमी डांट सकता है वो प्रेम भी करता है। उनके समस्याओं को समझकर उसको सुलझाने का भी काम मैंने किया। तो कभी कभी गलत बात भी बोलता, आज ही मैंने मीटिंग में कहा सब बातें देख मान करूँगा, याद रखना क्वालिटी में खराब होगा तो छोड़ूंगा नहीं तुमको। देखिए, लोग भी अपने स्वभाव को समझते हैं, गलतियां होती है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, फॉरगिव देम। इफ द मिस्टेक्स आर मैलाफाइड, उनको बिल्कुल ठोकना ही चाहिए। तो ये बताइए, बहुत बार आपसे बात हुई, आपने कहा था कि दिल्ली से मुंबई गाड़ी में चलेंगे, वो कब होने वाला है? अभी रतलाम तक हो गया, शायद दिसंबर के पहले। इसी दिसंबर? हाँ, आप दिल्ली से मुंबई चले जाओगे। दिल्ली से मुंबई? ये दिसंबर के पहले दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हाँ वो तो हाँ। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, बंगलोर से मैसूर 1 घंटे में हो गया, अभी 1 घंटा 10 मिनट।
अब धीरे धीरे सब काम पूरे हो रहे हैं और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो रहा है। हम नया रोड बना रहे सूरत से, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, कर्नूल से हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, कन्याकुमारी, सब साउथ को। तो अब मुंबई और पुणे जाने की ज़रूरत नहीं, सोलापुर, कोल्हापुर जाने की ज़रूरत नहीं। और एक प्रकार से मुझे बहुत खुशी है, मैं हमारे बचपन में भाषण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये हमारे यहाँ बहुत भाषण दिया जाता था। अब मुझे विश्वास खुशी हो रही है कि मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी 8 मिनट में जाओगे। फिर वहाँ से लद्दाख ले आने तक हम 5 टनल बना रहे हैं और उसके बाद लद्दाख ले आकर जोजिला टनल बन रही है, 70% काम पूरा हुआ। फिर झेड़मोर 90% काम पूरा हुआ। वहाँ से श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू हम 18 टनल बना रहे हैं, 15 हो गई, 3 अभी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। तो श्रीनगर से जम्मू आते समय जम्मू के पहले कटरा के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से मिलेंगे और कटरा से हम लोग डायरेक्ट अमृतसर होकर दिल्ली आएंगे। दिल्ली आने के बाद हम दिल्ली मुंबई हाईवे पे जुड़ेंगे और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग सूरत जाएंगे। सूरत से निकलकर हम लोग फिर कर्नूल, नासिक और अहमदनगर से, और कर्नूल से कन्याकुमारी जाएंगे और ये पूरा हाईवे एक्सिस कंट्रोल होगा और इसमें से आप 120 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे और डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सपना ये पूरा हो। कितना वक्त लगेगा? वक्त कितना लगेगा कश्मीर से कन्याकुमारी? ये 80% काम दिसंबर के पहले हो जाएगा। नहीं, पर चलने में समय कितना लगेगा गाड़ी में? ये एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि मेरे पास का हिसाब नहीं है। हाँ। पर दिल्ली से चेन्नई मैक्सिमम 22 घंटे में हो जाएगा। 22। दिल्ली से चेन्नई 22 घंटे में गाड़ी में? हाँ। और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे। 12 घंटे में? तो ट्रेन प्लेन सब वगैरह छोड़ दें? सर अभी तो मैं एक सिस्टम देख के आया हूँ, वो हाइपरलूप जैसी है। हाइपरलूप तो मिनटों में पहुंचा देगा? नहीं, अभी वो दुबई में मैंने देखी, वो बेलारूस की कंपनी है, वो पर घंटे में 600 किलोमीटर जाती है। तो दिल्ली से जयपुर 20 मिनट में। तो वो सिस्टम को अभी मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। ये UR2 जो है रिंग रोड, जो पानीपत के बाद आता है, वहाँ से अभी आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे आकर और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट जयपुर तक। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि 24 मीटर की बस होगी, 18 मीटर और 24 मीटर की, 3 बसेस जुड़ेगी, इलेक्ट्रिक के केबल पे चलेगी। उसका बिजनेस क्लास भी होगा, इकोनॉमिक क्लास भी होगा और उस बस में चाय पानी नाश्ता मिलेगा। लैपटॉप पर बैठकर आप अपना काम भी कर सकोगे और टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा और 1.25-2 घंटे में दिल्ली से जयपुर पहुंच जाएंगे। इतना अच्छा लगता है ना ये सब सुन के, कैसे मतलब जैसे सपनों की बातें हो रही हो। देखो एक बात बताता हूँ, मैं आपको और इनको पूरा आह्वान देके पूछता हूँ कि मैंने जितने सपने दिखाए, कोई आके मुझे बता दे कि कौन सा सपना पूरा नहीं हुआ। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं और दिखाए हुए सपनों के आधार पर लोग उनको साथ भी देते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की धुलाई करने में भी आगे पीछे नहीं लगती। मैं जो कह रहा हूँ, अभी आप देखो ना, ये कहीं भी जाके रोड का देखो, अभी दिल्ली देहरादून अब दिसंबर के पहले हो या 2 घंटे में पहुंचोगे आप। देखिए जो हो सकता है वो, मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया तो 9 घंटे लगते थे और मैंने डिक्लेयर किया कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में होगा। तो मुंबई में और महाराष्ट्र में अखबारों ने एडिटोरियल लिखे और उनने कहा कि ये कैसी मूर्ख जैसी बात करता है, ये कभी संभव हो सकता है? ये पॉलिटिशियन और मंत्री कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी कहते हैं। आज जाओ, दिल्ली पुणे से मुंबई 2 घंटे में हुआ। वो जो लोनावाला खंडाला के घाट में लोग अटकते थे, 24 घंटे एक टैंकर आड़ा पड़ा अटकते थे, वो पुरानी यादों को लोगों, आप मुंबई के हैं क्या? हाँ, क्या? आप मुंबई वालों को पूछो कि 80 में, 85 में, 90 में क्या स्थिति थी मुंबई पुणे की। अब बदल गया। देखिए वर्ली बांद्रा सी लिंक ब्रिज बनने के पहले हम लोगों दादर और सायन से आते उधर से कितना समय लगता था, अब आप वर्ली बांद्रा से कितने समय में आ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ चीज़ों में लोगों को लगता है कि ये संभव नहीं है,
पर असंभव को संभव में करना, यही नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और मुझे लगता है कि यही तो टेस्ट है कि आप करके दिखाएं। अच्छा, ये तो आपने जो सपने दिखाए और उनका चैलेंज दिया कि मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आपके प्रशंसकों ने आपके लिए जो सपने देखे हों वो कब पूरे होंगे? वो देखें। मेरे सपने पूरा करना मेरा काम है, और मेरे बारे में किसी के सपने हुए तो वो करेंगे, मैं क्यों करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू नितिन जी हमसे बात करने के लिए। नितिन गडकरी अपने खास अंदाज में और हमेशा साफ गोई के साथ सारी बातें रखते हुए, और इशारों में आपने जो कहना था वो कह भी दिया, जैसा आप हर बार कह जाते हैं। नहीं, मेरे कहने का कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन नहीं है, जो आपने कहा उसको सही माना जाएगा, सीधा ही माना जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि नितिन जी आप कुछ पल और मंच पर बने रहें। और अब मैं राजेश कुमार अग्रहरी, मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मसाला उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी। आप मंच पर आएं और नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दें।